सुप्रभात विद्यार्थियों, मेरा नाम शिषपाल ढाका। आज हम संरचना बुक से अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे, जिसमें बाजार दर्शन का यहाँ पर लेखक जनेंद्र कुमार बाजार दर्शन करवा रहे हैं हमें, जिनका जन्म सन 1905 को और मृत्यु सन 1988 को हुई थी। जनेंद्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक और साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने हिंदी उपन्यास कहानियों को सही जो एक दिशा दी। वे गंभीर चिंतक भी रहे हैं, यानी कि गंभीर चिंतक मतलब समाज के अंदर कोई भी उत्थान कार्य के लिए कोई भी चिंतन का कार्य करना, या गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से अपने आत्मसात किया है। यानी कि वो गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और इसी के अनुरूप वो समाज के अंदर फैली बुराइयों को दूर करने के लिए गहन चिंतन करते थे, इसलिए उनको एक गंभीर चिंतक भी माना जाता है। पर्क, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध उनके लिए प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनकी कहानी संग्रह वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम, देश की राजकन्या तथा पाजेब, ये उनकी मुख्य कहानी संग्रह है जो काफी प्रसिद्ध रही है। उनके विचार प्रधान निबंध प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वाध्याय, साहित्य का श्रेय और प्रिय, सोच विचार तथा समय और हम उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक है। यानी कि वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, अच्छे राइटर, अच्छे लेखक थे। इन्होंने इस प्रकार की अनेक साहित्य रचनाएं, कहानियां रची। उन्होंने जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जनेंद्र की दृष्टि व्यापक रही है। जीवन के प्रश्नों को मतलब जीवन में आने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं, समाज में अनेक प्रकार की कठिनाइयां, सुख दुख का जो भाव होता है, उन्हें सुलझाने में जनेंद्र की दृष्टि बड़ी व्यापक रही है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोरकी कहकर महिमा मंडित किया था। तो बच्चों देखो, इस प्रकार से एक प्रसिद्ध कथाकार जो रहा हो, खुद प्रसिद्ध रहा हो, और वो अगर किसी लेखक की इस प्रकार से अगर प्रशंसा करे तो सोचिए वो कितना बड़ा लेखक होगा। और गोरकी की बात की जा रही है तो ये एक विदेशी जो राइटर थे, उनको ऐसा कहा कि जो अपने ज़माने के वो भी बड़े प्रसिद्ध थे, तो उन्हें भारत का गोरकी माना है यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने। तो वो सोचो कितना महान राइटर थे ये जनेंद्र कुमार। तो प्रस्तुत निबंध के अंदर हम बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी, तो उपभोक्तावादी समझते हो बच्चों आप, उपभोक्ता यानी ग्राहक, कस्टमर, और वादी का मतलब यहाँ यानी कि उपभोक्ता बाजार के अंदर जो भी खरीदारी करता है, जो भी लेन देन करता है वो, तो वो एक तरह से उपभोक्तावादी जो नियम जो बाजार के अंदर होते हैं सामान खरीदने के, किस प्रकार से किस किस चीज़ को ध्यान दिया जाता है, उसे क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो छोटी से छोटी चीज़ खरीदने बेचने किस नियम कानून का सहारा लेकर, तो उसे हम उपभोक्तावादी के रूप में कहेंगे यहाँ पर, यानी उपभोक्तावादी परंपरा कहेंगे। आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया। दंभ कहते हैं अभिमान, घमंड, यानी पैसे की ताकत। तो पैसे की ताकत के रूप में यहाँ पर राइटर कहना चाह रहा है कि किस प्रकार से एक दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। यानी कि आर्थिक संपन्नता, यानी कि आज पैसा होने की वजह से पूरे बाजार का हाव भाव बदल जाता है बच्चों। यानी अगर एक अमीर व्यक्ति अगर कोई अपने पैसे के बल पर कोई भी अगर सामग्री खरीदता है, तो वो अपने जो दंभ प्रदर्शन करता है, पैसे का दिखाने की कोशिश करता है, और उसका इफेक्ट या कह सकते हैं प्रभाव अन्य लोग जो सामान्य लोग होते हैं उन पे पड़ता है। फिर वो उस जो मूल्य की या कीमत की चीज़ होती है उसको वो नहीं खरीद पाता है, या अगर खरीद भी लेता है तो उसका सीधा सा असर उसकी जेब पे पड़ता है।
तो हम बिना आवश्यकता के एक कारण ही बाजार से अनाप शनाप मतलब जो बिना मतलब ज़रूरत की आवश्यकता की ऐसी वस्तुएं होती है जो हमारे दैनिक जीवन में कोई काम नहीं आती, या ऐसा कुछ खरीद लेते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं रहता, तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह से अनाप शनाप जो भी वस्तुएं जो मान लो पूंजीवादी लोग जो खरीद लेते हैं जिनका उपयोग दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं होता, वो केवल धन प्रदर्शन करते हैं, तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है। मतलब जो मुंह मांगे जो उनको मूल्य मिलता है, तो इस प्रकार से बाजार के अंदर उसका कपट प्रभाव नजर आने लगता है। कृत्रिम अभाव बनता है। कृत्रिम अभाव मतलब जो एक मुख्य रूप से होना चाहिए, कृत्रिम होना चाहिए, वो नहीं रह पाता, फिर उससे ऊपर नीचे बाजार का जो मूल्य है वो चला जाता है। महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ग्राहक मतलब जो वस्तु खरीदने वाला और विक्रेता जो वस्तु बेचने वाला, दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से मतलब जहां पर दम्भी लोग अपने पैसे के बल पर ग्राहक बनकर जाते हैं और बाजार का जो मूल्य है उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, और जो विक्रेता है वो भी इस प्रकार के दम्भी जो ग्राहक होते हैं उनके सारे अपना कपटपूर्ण व्यवहार करते हुए विनिमय यानी आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, और अर्थतंत्र यानी जो पैसे का जो तंत्र, जो पैसा घूमता है बाजार के अंदर, तो वो दोनों को ही नुकसान पहुंचता है। क्षति कहते हैं नुकसान को। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक होता है। तो वो आवश्यकता से अधिक अगर से ग्राहक खरीद रहा है या दुकानदार उनका स्टॉक करके अगर मूल्य बढ़ाता है तो दोनों ही एक तरह से घातक होता है। तो यानी इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के लिए दोनों ही घातक होते हैं। अगर धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है, यानी धन सदुपयोग के लिए होता है, मनुष्य के व्यवहार के लिए होता है, लेकिन यहाँ उसका दोनों का उल्टा अर्थ रहता है। पूंजीवादी लोग उस धन का दुरुपयोग करते हुए बाजार के जो वस्तु विनिमय होता है उनको इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं, जिससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा हानि होती है उसकी, उस दम की। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा या ईर्ष्या वृद्धि के लिए। तो बच्चों यहाँ पर ज्ञानेंद्र कुमार का जो मुख्य बाजार दर्शन के माध्यम से, यानी बाजार दर्शन कहते हैं बाजार का रूप जो हमें नजर आता है वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर बाजार का जो रूप हमें बताया ना यहाँ पर किस प्रकार से ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से विनिमय और अर्थतंत्र को आज क्षति पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं, धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो दंभ दिखा रहे हैं, जिसका सीधा सा हानिकारक असर होता है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या वृद्धि के लिए। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बाजार दर्शन के माध्यम से हमें इस प्रकार से समझा रहे हैं कि हमारे लिए बाजार संतुष्टि के लिए होना चाहिए। जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसकी संतुष्टि के लिए होना चाहिए, न कि उसके अंदर संतोष यानी एक तृष्णा, वस्तु पाने की तीव्र इच्छा या ईर्ष्या वृद्धि। ईर्ष्या मतलब एक दूसरे के प्रति जो वैर भाव उत्पन्न हो जाए या एकदम द्वेष उत्पन्न हो जाए। तो इस प्रकार का जो बाजार का यह भाव प्रकट होता है, दर्शन प्रकट होता है, ये मनुष्य के लिए उचित नहीं होता। तो आज हम इससे आगे अध्याय को शुरू करेंगे। तो बच्चों आप पेज नंबर 42 के ऊपर अपनी बुक आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप अच्छी तरह से अपनी बुक में ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, कहीं समझ में नहीं तो आप पूछेंगे। तो हम शुरू करें बाजार दर्शन से। एक बार की बात कहता हूँ तो लेखक अपने यानी ज्ञानेंद्र कुमार जी अपनी जो पीछे वृत्तांत है उसको बता रहे हैं कि एक बार की बात कहता हूँ कि मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि थोड़ा सा सामान लाने के लिए गए थे, यानी ज्ञानेंद्र कुमार जी के मित्र बाजार से कोई मामूली चीज लाने गए थे और वापस लौटे तो उनके पास बहुत सारे बंडल थे, यानी एक थोड़ी सी चीज लाने के लिए उन्हें कितना सारा सामान लाना पड़ गया। तो ये बता रहे हैं। मैंने कहा यह क्या? बोले ये तो 7 थी। तो यहाँ पर बच्चों समझ गए होंगे आप 7 थी का मतलब।
यानी हो सकता है जो उनके मित्र थे उनके साथ उनकी पत्नी होगी, और जब पत्नी साथ में हो तो बच्चों को पता ही है थोड़ा सा सामान लाने की बजाय पूरे बाजार को जैसे खरीदना पड़ जाए। तो उनका ऐसे था कि यह पत्नी की महिमा है। उन्होंने बताया भी ये मेरी जो धर्मपत्नी साथ थी ये सारे तो इसी का प्रताप है। महिमा कहते हैं प्रसिद्धि, भाई ये तो इसी की प्रसिद्धि का रूप है यहाँ पर। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है। आदिकाल से यानी जब से समाज का रूप शुरू हुआ होगा या मनुष्य ने प्रगति की होगी तब से लेकर पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। यानी पति से ही पत्नी की, यानी पत्नी अपने पति को हर तरीके से मान लो यहाँ पर कह सकते हैं उसकी प्रमुखता को प्रमाणित कर देती है। यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं स्त्रीत्व का प्रश्न है। यानी यहाँ पर कह दिया कि उस व्यक्ति का रूप नजर नहीं आ रहा बल्कि उस स्त्री यानी उस पत्नी का रूप नजर आ रहा है। जब एक पति के साथ वो पत्नी होती है तो वो क्या कुछ करती है। तो स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, यानी यहाँ पर स्त्री का रूप नगर न दिखाऊं तो क्या बताऊं। फिर भी सच है और यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। ओट मतलब कहते हैं उसका छिपा हुआ रहस्य, यानी पत्नी की जो विशेषता है यहाँ पर। एक पति के साथ जब वो बाजार में जाती है तो उसके पीछे उसका जो खरीदने का या कस्टमर का जो रूप होता है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। मूल यानी जो मूल जो भाव है उसमें तत्व की महिमा। तो यहाँ पर कह दिया पति किस तरह से थोड़ा सा सामान लाने गए थे लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनके पास बहुत सारे बंडल थे। तो ये सारा जो महिमा विशेष थी वो किसकी थी, पत्नी की, यानी एक स्त्री जाति की। वह तत्व है मनी बैग। तो यहाँ पर कह दिया कि उस तत्व को एक पैसे को भी माना है। भाई राइटर ने कहा कि मेरी जेब भरी हुई थी, ये उसका भी प्रभाव था। जब मैं बाजार गया तो मेरी जेब भरी हुई थी और संयोग से उनकी पत्नी भी साथ थी। अब थोड़ा सा सामान लाने की जगह बहुत सारा सामान आया तो उसके पीछे तत्व विशेष किसका भी था, मनी बैग का, यानी जेब की भरी हुई जेब का, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे थे तो मैं भी पत्नी के जो उनको खरीदारी कर रही थी वो तो उस सब को मैं नहीं रोक पाया क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे थे। तो यहाँ उस तत्व विशेष को भी माना है कि जब जेब के अंदर पैसे हो और पत्नी साथ हो संयोग से तो समझिए जेब मालूम खाली होती ही जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर है पत्नी और या स्त्री जाति और जो पैसे की गर्मी है वो बाजार के अंदर किस कदर मालूम प्रभाव डालती है, बाजार दर्शन कराती है। इसमें हम ये पेज नंबर 42 तक बच्चों हम पढ़ रहे हैं। आगे हम पेज नंबर 43 पर देखते हैं। इसमें दिया है पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। यानी पैसा पावर है। तो यहाँ पर कहा कि अगर मेरे पास जेब में बहुत पैसे हैं, अगर उसमें मैं मना कर दूं या मेरे पास पैसे होते हुए भी अगर मेरे पास अगर खरीदारी करने जा रहे हैं और मेरे पास कोई भी सामान नहीं है तो लोग कहेंगे क्या खा पैसा है इसके पास, कुछ नहीं है, ऐसे ही है, दिखावा है, सो ऐसे। यानी इस प्रकार से उसे इतने सारे ताने सुनने पड़ सकते हैं या उस पर इतने व्यंग्य हो जाएंगे कि उससे वो पैसे खर्च करने ही पड़ जाएंगे। यानी ये एक बाजार का प्रभाव बताया जा रहा है यहाँ पर, किस प्रकार से एक पैसे की दंभपन और बाजार का प्रभाव नजर आ रहा है। इस पर लेखक बता रहा है यहाँ पर कि क्या खाक पावर है, क्या पैसा है इसके पास, कुछ नहीं है, दिखावा है। तो यहाँ इस प्रकार बहुत सारे कुछ सुनने पड़ सकते हैं उसको। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए पर पाल असबाब मकान कोठी तो अनदेखी भी दिखते हैं। तो यहाँ पर कहा है बैंक हिसाब देखिए। अगर बैंक पैसों को देखने के लिए अगर हमें देखना है तो बैंक हिसाब देखिए भी इसका बैंक में क्या लेन देन है उसको देखिए। पावर तो वहां नजर आएगी पैसे की, बाजार में कौन सा प्रभाव नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए किस प्रकार से विपाल असवाब मकान कोठी मतलब ऐशो आराम। यहाँ पर पाल असवाब मतलब ऐशो आराम के लिए बात हो रही है। यहाँ पर मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं, मतलब न देखे तो भी दिख जाते हैं
लेकिन आप अगर उसकी पावर, पैसों की पावर देखनी है तो आप बैंक के अंदर जाकर देखिए, उसको बैंक के लिए अंदर लेन देन देखिए, हिसाब देखिए, तो पता चलेगा इस व्यक्ति के पास कितना पैसा। तो लेखक यहाँ पर संसारिक जो दर्शन नजर आता है, दिखते हैं, वो वास्तविक नहीं मानते हुए उसको यहाँ पर बैंक का लेन देन को वास्तविक मान रहे हैं। यहाँ पर पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो यहाँ पर पैसे की अगर बात की जाए, अगर बाजार दर्शन की बात की जाए तो कहते हैं अब परचेजिंग पावर मतलब खरीदारी की पावर जो है, कब अगर करेंगे आप तो लोगों को नजर आएगा भी वास्तव में इसके पास बहुत सारे पैसे, इतना सारा सामान खरीद के लाया है तो बड़ा पैसे वाला है ये व्यक्ति। तो यानी इस प्रकार से उसको बाजार दर्शन में अगर व्यक्ति जो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करता है वो ही यहाँ पर रईस या पैसे वाला माना जाता है, ऐसा लेखक कहते हैं। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, मतलब संयम भी का धारण करते हैं, मतलब वो धैर्य भी रखते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं। तो यहाँ और बुद्धिमान होते, तो लेखक यहाँ कह रहा है कि नहीं नहीं, सारे एक जैसे नहीं हो सकते। लोग कुछ समझदार भी बहुत होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, वो फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं, वो पैसा नहीं बहाते, वो बुद्धिमान होते हैं। और बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं। वे पैसे की पावर को इतना निश्चित समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। मतलब दरकार का कहते हैं, उनका परीक्षा भी और मुख्य रूप से नहीं है, उनके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दरकार कहते हैं जरूरत भी उनको पैसे की या उस प्रयोग की परीक्षा भी उन्हें जरूरत नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। यानी कि ये उस प्रकार के एक मान लो कंजूसपन को भी यहाँ मान लो लेखक बताने की कोशिश कर रहा है कि वो अगर जेब में उनके साथ पैसा होता है तो वो खरीदारी को मुख्य नहीं मानते, वो उस पैसे को ही अहमियत देते हैं और वो पैसे के बल पर ही, पैसे के दम पर ही अपना जीवन जीते जाते हैं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से बड़ा फूला रहता है। यानी मन में वो उनको एहसास रहता है मेरे पास बहुत पैसे हैं, उन्हें खरीदारी की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इस प्रकार से तो यहाँ पर एक कंजूसपन की भी बात हो रही है। मैंने कहा ये कितना सामान ले आए, तो यहाँ पर लेखक अपने पूरे विचारों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरे मित्र की क्या मनोदशा थी। और यहाँ पर पैसे की बात आई तो पूरे बाजार दर्शन करा दिए लेखक ने। यहाँ पर किस प्रकार के लोग किस प्रकार से दिखावा करते हैं और लेखक के मन में कैसे विचार हैं कि किसको वो ज़्यादा पावरफुल मानते हैं, पैसे वाले मानते हैं। तो ये हमने पढ़ा इसमें। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा ये देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। अब उसने मनी बैग मतलब अपना पर्स निकाल के दिखा दिया कि भी जो कुछ था इसमें सारा उड़ गया, यानी सारा सारा इस खरीदारी में चला गया। अब तो केवल कोई रेल टिकट अगर मुझे जाना था वो बच गए हो तो भी अच्छा है। यानी यहाँ पर विस्मयादित्य चंद बच्चों आप देख रहे हो प्रयोग किया गया है। यानी वो भी आश्चर्य कर रहा है कि भाई मुझे नहीं पता कि मेरे पास रेल टिकट के पैसे बचे हैं कि नहीं बचे। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। अब लेखक कह रहा है अगर इसके पास और पैसे होते ना तो और भी सामान आता। ये तो वालों शुक्रिया कहें या ऐसा माने कि पैसे नहीं होने की वजह से ऐसा कुछ हुआ। वह सामान ज़रूरत की तरफ देख कर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। तो मतलब ये कोई आवश्यकता नहीं थी या आवश्यकता के अनुसार सामान नहीं आया। यहाँ पर केवल वो एक पैसे की पावर यानी कि खरीदारी की जो पावर थी या कह सकते हैं वो मनी बैग था, उसकी पावर थी। अगर उसमें और होते तो और सामान आ जाता, मतलब ज़रूरत नहीं थी। ये तो केवल एक पैसे की बात थी। यहाँ पर जितने पैसे उतने सामान, ज़रूरत का यहाँ कुछ भी हिसाब नहीं था। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं बोलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। कर्तव्य यानी कुछ कर दिखाने की मतलब जो पावर है उसका भी कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार, यानी बाजार का भी। यानी बाजार के अंदर अगर हमारे साथ कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो हमारे जान पहचान का और वो भी खरीदारी कर रहा हो और हम भी उनके पास खरीदारी मान लो साथ खरीदारी करने पहुंच गए तो समझिए फिर हमारा
किस तरह से हमें क्या लेना चाहिए था और क्या ले आते हैं, क्या खरीदना था क्या खरीद लेते हैं, या कैसा खरीदना था, कितने मान लो पैसे लगाने थे और कितने लगा देते हैं। ये सब भी एक बाजार का ही प्रभाव आता है नज़र। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए, मतलब व्यर्थ ही ले आए, नाहक कहते हैं व्यर्थ। तो इतना सारा कुछ कैसे ले आए आप, ऐसे ही बहुत ज़्यादा ले आए आप सामान, यानी लाने कुछ गए थे और ले कुछ आए। तो मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। तो यहाँ पर मित्र ने कहा भाई मत पूछो, कुछ भी मत पूछो, ये बाजार है कि शैतान का जाल। मतलब इसमें जाने के बाद में बाजार हिलने नहीं देता, यानी क्या खरीदना था और क्या खरीद लाते हैं। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे, मतलब जिसको ऐसा ही को जो बेहया, मतलब जिसको कोई शर्म महसूस न होती हो, जो इस जाल में न फंसे। बाकी जो शर्मसार होते हैं या शर्म वाले होते हैं, वो व्यक्ति ही ऐसे होंगे जो मान लो बच जाए, इसे नहीं बच सकते। कुछ ऐसे ही गिने चुने लोग होते हैं जो वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर इस तरह से कहा कि ऐसा इतना माल सजा कर रखते हैं, ऐसा ऐसा सामान रखते हैं कि वो बिल्कुल ही नहीं ऐसा हो कि उसमें न फंस के। मैंने मन में कहा ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। तो यहाँ पर बाजार कहता है भी आओ मुझे लूट ले जाओ, यानी सारा सामान खरीद लो और खुद भी लूट जाओ और मुझे भी लूट लो और सब कुछ भूल जाओ, यानी इस तरह से सब भूल जाओ, केवल मुझे ही देखो। यानी बाजार का इफेक्ट ऐसा होता है कि वो जो ग्राहक होता है उसको जाने नहीं देता जब तक उसके मनी बैग मतलब सेफ है, सुरक्षित है या उसके अंदर पावर है, तब तक वो उसे हिलने भी नहीं देता। कहता है मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। तो यहाँ पर उस पत्नी की बात हो रही है कि आओ आओ, हम नहीं खरीदना तो क्या हुआ, हम देख तो लेते हैं, कभी बाद में खरीद लेंगे। और इस आमंत्रण में ये खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। मतलब आग्रह करने पर अगर हम नहीं देखें तो पता नहीं आसपास वाले क्या कहेंगे, दुकानदार क्या कहेगा। इस प्रकार से हमारे अंदर, या पत्नी भी हो सकता है नाराज हो जाए अगर मैं उसकी बात नहीं मानूं तो, यानी उनका अनादर करने वाली बात हो जाएगी अगर मैं उस आग्रह को ठुकरा देता हूं तो। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। तो ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक यानी शांत। बाजार बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता, बल्कि जो उसके आसपास का जो प्रभाव होता है, जो मनी बैग की पावर होती है, वो उसे निश्चित रूप से उसके अंदर एक चाह जगाती है या चाह जगती है। चाहे मतलब अभाव, यानी उसका कोई अभाव हो, कोई मतलब न निकलता हो उस खरीदारी का, लेकिन नहीं, हम उससे बच नहीं सकते। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसकी अपने पास काफ़ी नहीं है, लेकिन जब बाजार में पहुंच जाते हैं या लोगों की जो कंडीशन या मनी बैग देखते हैं, तब ऐसा लगता नहीं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जैसे। यानी अपने पास जो कुछ होता है वो एक बिल्कुल सूक्ष्म मात्रा नजर आने लगता है, नामात्र नजर आने लगता है। और चाहिए और चाहिए, मतलब ऐसा कि बहुत कुछ चाहिए, अभी तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। मेरे यहाँ कितना परिमित है या कितना अतुलित है वो है। यानी परिमित मतलब मेरे पास चारों ओर अभी तक कुछ भी नहीं है, यानी मेरे पास चारों ओर जो मेरा इकोनॉमिक्स जो कंडीशन है वो अभी तक कुछ भी नहीं है। परिमित कहते हैं गहरा। और यहाँ कितना अतुलित है, मतलब तुलना, भाई मैं अभी इनके साथ तुलनात्मक हो ही नहीं, तुलना कर ही नहीं सकता, न खरीदारी में कर सकता हूँ न किसी भी क्षेत्र में। यानी जो लोगों के पास, यानी लेखक बता रहा है कि बाजार का प्रभाव इतना होता है कि बाजार में हमारे पास से कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन जब हम बाजार में जाते हैं तो ऐसा लगता है हमारे पास कुछ है ही नहीं, लोगों की तुलना में हम बहुत पीछे हैं। यानी इस प्रकार से अंदर एक क्षोभ पैदा हो जाता है, यानी दुख पैदा हो जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। वो अपने जब तुलना करता है या पत्नी के आग्रह पर जब वो उनके साथ खरीदारी करने लगता है, तब वहाँ पर पैसे का अभाव नजर आता है। जब उस बाजार मूल्य के वो आंकते हैं, तब कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना के विकल्प बना छोड़े।
कोई अपने को न जाने तो मतलब अगर हमें कोई भी न जानता हो बाजार के अंदर, लेकिन जब हम इस प्रकार से अपने नाम के अनुरूप बाजार में खरीदारी करने पहुंचते हैं या जैसा भी लेके जाते हैं, तब हमें सब सारे जैसे कोई जान पड़ते हों। कामना से विकल मतलब ऐसा जो मतलब बना देता है, यानी कि हमारी इच्छा कुछ और होती है लेकिन मतलब बाजार के अंदर लोग पहचानने लग जाते हैं। विकल क्यों? पागल मतलब विकल कहते हैं व्याकुल स्थिति की बात हो रही है यहाँ पर। वे विकल बना छोड़े, हमारी इच्छा होती है वो पूर्ण न हो तो हम व्याकुल हो जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसके पास इतने पैसे हैं, यानी असंतुष्ट या कह सकते हैं मन के अंदर अशांति पैदा कर देती है। अशांति ही क्यों? पागल यानी एक पागल का रूप धारण हमें बनाकर छोड़ देती है। हमारे अंदर एक ऐसी ईर्ष्या भाव जगा के छोड़ देती है जो मनुष्य का जो सुखी जीवन है वो एक तरह से असंतोष व्याप्त हो जाता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए एक बेकार बना डाल सकते हैं, यानी उसको एक डिप्रेशन में डाल देता है। वो बाजार का वो रूप जब हम किसी से तुलना करने बैठ जाते हैं या हम जब खरीदारी करने जाते हैं, जो हम खरीदना चाहते हैं, हमारी इच्छा होती है वो हम नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर उसको एक विकल रूप यानी व्याकुलता मतलब घर कर जाती है, जिससे असंतोष हो जाता है, तृष्णा पैदा हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है मनुष्य से। इस प्रकार से घायल होकर मनुष्य सदा के लिए एक मतलब बेकार हो जाता है। वो असंतोष व्याप्त हो जाता है उसके अंदर, उसका सुखी जीवन एक दुख स्वरूप में बदल जाता है। एक और मित्र की बात है, ये दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम की वापस आए, यानी जब वो दोपहर को गए थे और शाम को वापस लौटे तो बिल्कुल खाली हाथ। तो मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? मतलब बाजार देखने का क्या मतलब हुआ? भाई क्यों देख रहे थे बाजार को? बोले क्यों बाजार? मतलब उन्होंने कहा भी वो क्यों? भाई बाजार तो देखने गया था, इसमें क्या, बाजार ही तो था। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर राइटर फिर उस पर एक तरह से व्यंग्य कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो क्या भाई तो बाजार देखने, तो बाजार देखने का मतलब है खरीदारी करना, और तो वो तो तुमने की नहीं, तो फिर बाजार देखने का मतलब? तो उसने कहा वो क्यों नहीं, बाजार क्यों नहीं देख सकता मैं बिना खरीदारी के? तो वो बोले हाँ, पर यह समझ में आता था कि न लूँ तो क्या, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मैं न लूँ? मतलब मन तो कर रहा था सारा कुछ खरीद लूँ, ये आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, सभी कुछ लेने तो जी होता था, पर कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। मतलब अगर एक लेता तो समझ लो पैसे पूरे लग जाते और बाकी बहुत कुछ छूट जाता पीछे। तो इस तरह से लेखक अपनी या मन की व्यवस्था को कहते हुए कहते हैं, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, मतलब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं सारा खरीद लूँ, और सारा खरीद नहीं चलता तो पैसे भी नहीं थे। तो यानी इस तरह से व्यक्ति की एक अपनी मनोदशा को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम 48 नंबर पेज तक यही अध्ययन करेंगे, बाकी का अध्ययन हम कल करेंगे। आप यहाँ ऐसा कुछ भी समझ में इसमें न आया हो तो आप अंडरलाइन करते हुए मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, कॉल के द्वारा पूछ सकते हैं। आपको समझ में पूरी तरह आ रहा होगा। कहीं भी आपको कुछ डाउट हो तो आप निश्चित रूप से पूछेंगे। वर्क आप साथ साथ में करते रहना बच्चों। अध्याय नंबर 10 आपने कर लिया होगा, और आगे जो टेस्ट आपको संडे का टेस्ट भी हो सकता है, तो उसके लिए आप अध्याय नंबर 10 को अच्छी तरह से लर्न रखेंगे, दोहरान करके रखेंगे। पीछे हमने निबंध कर चुके हैं, पत्र लेखन भी हम कर रहे हैं, तो उनको आप अच्छी तरह से लर्न करना। उनका आपको जो आपका परख होता है, टेस्ट होता है, वो आपको इस आगे संडे को हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना। जय हिंद।